A very good morning, all of you. So, in our last class, we have completed the topic partnership, right? We were on the. Wait for a second, everyone. Give me a second. Yes, we were on the topic partnership and we have completed up to the procedure for registration of partnership firm. We have already completed this part, and after this part we have to discuss few differences between few forms of business enterprises, and then after we are going to start the next part. Chapter 2 is basically related with forms of business enterprises, और अभी तक हमने पढ़ लिया है तीन फॉर्म्स को, बिजनेस एंटरप्राइजेस तीन तरीके की हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। कौन कौन सी देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा सोल ट्रेड क्या होता है, फिर हमने पढ़ा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है, और लास्ट में हमने डिस्कस किया है अभी रिसेंटली पार्टनरशिप। अब सिर्फ हमारी दो ही फॉर्म्स रिमेनिंग है। नंबर 1 फॉर्म आपकी है जो रिमेनिंग है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड नेक्स्ट वन इज कंपनी, जिसमें कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस काफी लेंदी है, आपको बहुत सारी चीजें उसके अंदर रीड करनी है। देखिए, कल हमने प्रोसीजर पढ़ लिया था रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। In case you are having any doubts, you can give me information after the class. I will be clearing out your doubts. Have a look. Procedure बहुत simple था। पार्टनरशिप फर्म कब स्टार्ट हो जाती है? जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है और पार्टनर्स एग्रीमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इन केस रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना तो सिंपल एग्रीमेंट के टाइम पे ही पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो जाएगी। ये सारा काम हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। ये डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई होंगे और फिर फर्म एस्टैब्लिश होगी, ये हमने पढ़ लिया। अभी देखिए, ये कुछ केस स्टडीज आपके लिए गिवन है। सबसे पहले A, B and C are partners in a firm manufacturing auto parts. A, B और C partners हैं। Their firm is not registered. Registered नहीं है। In order to increase the earnings of the firm, we decided to use low quality raw materials without the knowledge of A and C. अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। फर्म के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए बी ने क्या डिसाइड किया? टाइप्स ऑफ पार्टनर से रिलेटेड है और एक्स बाइंडिंग है या नहीं उससे रिलेटेड। तो ये बोल रहे हैं we decided to use low quality, बहुत पुअर क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स को यूज करना चाहता था और ए और सी को बिना बताए। इस रिजल्ट की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए और कस्टमर्स को प्रॉब्लम हुई। ठीक है, केस भी फाइल हुए फर्म के अगेंस्ट। फर्म के अगेंस्ट हो सकते हैं, रजिस्टर्ड नहीं है फर्म, आपको ध्यान रखना है ये चीज। आगे देखिए, इज दिस रॉन्ग एक्ट ऑफ बी बाइंडिंग ऑन ए एंड सी? आपको पूछ रहे हैं क्या ये बी का एक्ट ए और सी पे भी बाइंडिंग है? आप सभी को पता है बाइंडिंग है या नहीं है। बिल्कुल, हमने पढ़ा है द रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, जो हमें ये बताता है कि एक पार्टनर ने अगर कुछ एक्शन लिया तो वो बाकी सबके ऊपर भी उसके एक्ट क्या है, बाइंडिंग है। नेक्स्ट, स्टेट द फीचर रिलेटेड टू दिस। कौन सा फीचर है? रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। फिर ये बोल रहे हैं कैन कंज्यूमर्स फाइल केस ऑन अनरजिस्टर्ड फर्म? कंज्यूमर तो केस कर ही सकते हैं। और आपको पूछ रहे हैं कैन ए एंड सी फाइल केस ऑन बी? फर्म पे केस हो सकता है, फर्म केस नहीं कर सकती है, राइट। अब फर्म आगे किसी पे भी केस नहीं कर पाएगी। आगे देखिए, आंसर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। यस, जो एक्ट है वो बी का बिल्कुल ए और सी पे बाइंडिंग है। कौन सा फीचर रिलेटेड है? म्यूचुअल एजेंसी का। क्या आउटसाइडर्स केस कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। Even when the firm is not registered, all the outsiders can file a case against the firm. बस फर्म किसी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती, फर्म के पार्टनर्स केस नहीं कर सकते। अब बोल रहे हैं क्या ए और सी जो है वो बी पे केस कर सकते हैं? डेफिनेटली नो। अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। X, Y and Z have mutually decided to set up small factory in rural area. Rural area में इनको small factory set up करनी है. They have mutually decided this part. They decided to hide the association of X with the factory to outsiders. And Y will not take part in day-to-day activities of business due to his health issues. However, Z will take active part in all the activities whenever they have problems in getting credit or financial help. They use the name of their P with his consent. क्या कह रहे हैं ये?
ये कह रहे हैं एक एक्ट है, एक केस आपको बता रखी है, XYZ जो म्यूचुअली पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब ये नहीं बताना चाहते बाहर वालों को कि एक्स भी फर्म का पार्टनर है। क्या आप सब आंसर दे सकते हैं? डेफिनेटली यस। एक्स अगर फर्म का पार्टनर है और हमें ये हाइड करना है तो इट मींस एक्स का केस कौन सा है? सीक्रेट पार्टनर। एक्स कौन सा पार्टनर है? ही इज अ सीक्रेट पार्टनर। और अगर ये कह रहे हैं वाई जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले पाएगा, तो वाई कौन सा पार्टनर हुआ? डेफिनेटली वाई विल बी अ स्लीपिंग पार्टनर, क्योंकि पार्ट ही नहीं ले रहा है डे टू डे मैनेजमेंट में। लेकिन Z will take an active part in all the activities. Z का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा सारी एक्टिविटीज में, तो Z कौन सा पार्टनर हो गया? एक्टिव पार्टनर। फिर ये कह रहे हैं जब भी इनको फंड्स की नीड है और इनको शॉर्टेज ऑफ फंड्स फेस आउट करना पड़ता है, ये अपनी फ्रेंड पी का नाम यूज करते हैं उसके कंसेंट के साथ। पी की परमिशन और पी का कंसेंट लेते हैं और उसके कंसेंट के साथ ये क्या करते हैं? पी का नाम यूज करते हैं और पी के नाम से ये लोन ऑब्टेन करते हैं। आपको बोल रहे हैं ये चारों कौन कौन से टाइप्स ऑफ पार्टनर है, तो पी जिसका नाम यूज किया जा रहा है आफ्टर हिज कंसेंट, वो कौन सा पार्टनर बन जाएगा? डेफिनेटली वो नॉमिनल पार्टनर रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ उसका नाम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको डिफरेंसेस गिवन है, डिफरेंस इन सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप, देन आफ्टर डिफरेंस इन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बहुत सिंपल सा है, देखिए। बिफोर दैट गिव मी अ सेकेंड। ओके, हैव अ लुक एवरीवन। पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके डिफरेंस की जब हम बात करें तो देखिए जरा। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस गवर्न बाय कौन सा एक्ट इसको गवर्न करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। और अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो कोई ऐसा एक्ट नहीं है जो अलग से सोल ट्रेड बिजनेस की गवर्न कर रहा हो। सोल ट्रेड बिजनेस को गवर्न करने वाला कोई भी सेपरेट एक्ट नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें पार्टनरशिप में मिनिमम 2, यहाँ मैक्सिमम पुराने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं 20 इन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड 10 इन बैंकिंग। अगर एक नॉर्मल बिजनेस है तो 20 मेंबर्स मैक्सिमम है, बैंकिंग सेक्टर बिजनेस है तो 10 मेंबर्स मैक्सिमम है। और अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो रिसेंटली गवर्नमेंट कहती है 50 एंड 100 इन स्पेशल केसेस आर अलाउड। सोल ट्रेड की बात करें तो मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। एक ही जना होगा, वही ओनर होगा, वही बिजनेस को कंट्रोल करेगा, वही बिजनेस को हैंडल करेगा। आगे देखें आप जरा। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, पार्टनरशिप कब फॉर्म होगा? व्हेन 2 और मोर देन 2 पीपल साइन एन एग्रीमेंट, आपस में एग्रीमेंट करेंगे, डीड करेंगे तो ये बिजनेस स्टार्ट होगा। बट सोल ट्रेड में आप सभी को ऑलरेडी पता है कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई आपस में डीड साइन नहीं करनी। एक ही इंडिविजुअल है तो उसी इंडिविजुअल का जो बिजनेस है वो अपने आप क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, राइट। आगे हम बात करते हैं, देखिए। इफ वी टॉक अबाउट रिस्क, पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनर्स जो है वो जॉइंटली रिस्क बियर करते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ सोल ट्रेडर जो है वही सारा रिस्क बियर करेगा। कोई यहाँ पे जॉइंटली रिस्क बियर नहीं कर सकता। यहाँ पे सारा का सारा रिस्क किसको बियर करना है? सोल ट्रेडर को। ही इज द सिंगल इंडिविजुअल हु विल हैव टू फेस ऑल द रिस्क। फिर हम बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस सोल ट्रेडर के कंपैरेटिवली पार्टनरशिप फर्म के पास थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग हैं। तो ये पॉइंट आप सबको पता है कि दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो वो मिलकर फाइनेंस अरेंज करेंगे, तो डेफिनेटली फाइनेंस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। सोल ट्रेड की बात करूं तो यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक सिंगल प्रोप्राइटर है और वही सारा पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो लिमिटेड फंड जो है वो अरेंज कर पाएगा, बहुत सारा फाइनेंस यहाँ पे नहीं होगा। तो जब भी आप सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप को कंपेयर करेंगे तो फाइनेंस यहाँ पे लिमिटेड होगा सोल ट्रेडर में, और पार्टनरशिप में कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। चलिए, डिसीजन मेकिंग, यू ऑल ऑलरेडी नो डिसीजन। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स के कंसल्टेशन के साथ डिसीजन लिया जाएगा, तो डिले इन डिसीजन। लेकिन सोल ट्रेडर में द सिंगल इंडिविजुअल, वो किसी से पूछेगा नहीं, वो किसी से कंसल्ट नहीं करेगा, वो अपने बेसिस पे क्या कर पाएगा? डिसीजन ले पाएगा। तो क्विक डिसीजन मेकिंग। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप में डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिवाइड होगा
और सोल प्रोप्राइटर में प्रोप्राइटर जो है वो सारा प्रॉफिट खुद ही लेगा, राइट, किसी और के साथ उसको प्रॉफिट शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनीवन, एनी डाउट? चलिए, तो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा है द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड। सिंपल सा पार्ट था, द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप बिजनेस एंड सोल ट्रेड बिजनेस, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। आगे देखें जरा, अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या डिफरेंस है। तो एक्ट आपको दोनों के पता है, पार्टनरशिप का एक्ट है 1932 एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कौन सा एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 20, बैंकिंग में 10 और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 50 एंड 100। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, कितने भी मेंबर्स हो फैमिली में, जितने भी लोग हैं सब मिलके कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही मैक्सिमम पीपल होंगे जो काम करेंगे। आगे देखिए, पार्टनरशिप में मेल और फीमेल दोनों क्या है, एक्टिव मेंबर्स बन सकते हैं। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ 2005 के पहले की बात कर रहे हैं कि फीमेल एक्टिवली को पार्सनल नहीं बन सकती, तो आपको ये वाला पॉइंट तो हटा ही देना है यहाँ से। क्यों? बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट आफ्टर द अमेंडमेंट मेड फीमेल्स भी जो है वो एक्टिवली क्या बन सकती है, फर्म जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में को पार्सनल बन सकती है। तो आपको ये थर्ड पॉइंट नहीं रीड करना है। फोर्थ देखिए, मैनेजमेंट। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स मिलके फर्म को मैनेज और कंट्रोल करते हैं, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सब लोग मिलते नहीं है। सिर्फ कौन करता है सारे बिजनेस को कंट्रोल? ओनली द कर्ता। सिर्फ कर्ता के पास ये राइट होता है कि वो फर्म को कंट्रोल और मैनेज करे, कर्ता के अलावा बाकी लोगों के पास में ये राइट नहीं होता है। ठीक है, बाकी लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्म के अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, उनके पास अकाउंट्स को चेक करने का राइट है, बट उनके पास फर्म को मैनेज करने का राइट नहीं है। आगे देखिए, if we talk about management, हो गया है liability, you already know all the partners are having unlimited liability, but liability of only Karta is unlimited, rest all co-partners are already having limited liability in the joint Hindu family business। सबकी limited होगी, उनको कोई भी excess liability face out नहीं करनी पड़ेगी। आगे देखें, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। इफ वी टॉक अबाउट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, तो पार्टनरशिप फॉर्म में ये जो प्रॉफिट है ये सभी पार्टनर्स में इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है, और अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो डीड में लिखा हुआ होगा, डीड नहीं है तो इक्वल रेशियो, और अगर नहीं है इक्वल रेशियो तो डीड में मेंशन होगा, उसी रेशियो में प्रॉफिट्स डिवाइड होंगे। एंड पार्टनरशिप के अलावा अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बात करें तो सबको इक्वल प्रॉफिट मिलता है, सभी को इक्वल प्रॉफिट, कोई एक्स्ट्रा शेयर नहीं। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर जरूर बन सकता है। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। The one who has joined with the name of Aditya Saraswat, beta, in case you want to speak something, you can call me personally. You can send me a message on WhatsApp. I will be clearing out all your doubts. Here, I am not going to unmute you, so lower down your hand. You are having my contact number. You can call me anytime you want. I will be clearing out all your doubts and I will be listening to all your things also, जो आपको बताना है, right? Have a look. आगे देखिए, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज, तुषार एंड आदित्य, लोअर डाउन योर हैंड्स। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स कभी भी पूछ सकते हैं और आप मेरे पर्सनल कॉलिंग नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ये फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। देखिए, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड sole trade, we have completed partnership, and we have also completed the joint Hindu family business। अब cooperative society क्या होता है? ये सबसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसी सिंगल एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी, जहां पे मेन गोल प्रॉफिट अर्निंग नहीं रहता है। ठीक है, वैसे हमने पढ़ा है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अर्निंग प्रॉफिट, बिजनेस का यही गोल होता है। लेकिन
कोऑपरेटिव सोसाइटी का गोल अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता है। फिर क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है और उन्हें लगता है कि हमें आपस में मिलके एक दूसरे की हेल्प करनी है। सो हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर। A cooperative form of business is different from the form of business enterprise. In this form, the main motive is not earning profit, but the main motive of cooperative organization is mutual help. प्रॉफिट अर्निंग हमारा मोटिव नहीं होता, हमारा मोटिव होता है एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करना। हमारा क्या मोटिव होता है? म्यूचुअल हेल्प। आगे देखिए। The cooperative society or organization is a voluntary association of person. वॉलेंट्री यानी लोग अपनी इच्छा से ज्वाइन हुए, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, किसी को फोर्स नहीं किया। वो ज्वाइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। जैसा कि आपने तारक मेहता के उल्टा चश्मा में बहुत बार देखा है। ठीक है, हम अगर बात करें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा किस किस ने देखा है, रेज योर हैंड्स। किस किस को पता है कि हाँ उसमें ये है, हम उसका एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं। नहीं देखा? तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखा? दैट्स ग्रेट। ओके, इन बच्चों ने देखा है। चलिए, तो मुझे बताइए कीर्ति, आप बताइए बेटा, सेक्रेटरी कौन है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोसाइटी का? मैम आत्माराम तुकाराम भिड़े। यस, आत्माराम तुकाराम भिड़े। और सोसाइटी का नाम क्या है? गोकुलधाम। गोकुलधाम सोसाइटी। चलिए, ये तो पता है हमें। मिहिर, आप बताइए हमें कि क्या सोसाइटी के मेंबर्स एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करते हैं? यस मैम। यस, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये कौन बता रहा है कि सोसाइटी में कौन सी शॉप है जो ऑपरेट की जाती है और जिस शॉप से सभी को सामान मिलता है? ओके, मनस्व विल टेल अस। यस मनस्व। मैम अब्दुल की है। बिल्कुल, अब्दुल की शॉप है। चलिए, अब हम एक केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है वो अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, सपोज अब्दुल जो है उसकी हम बात करते हैं कि अब्दुल की शादी करवा देते हैं। चलिए, अब्दुल की शादी हो गई है। ठीक है, करवानी तो पोपटलाल की थी, पर हम किसकी करवा रहे हैं? अब्दुल की करवा रहे हैं। पोपटलाल की तो अभी तक कोई भी नहीं करवा पाया, तो हम भी नहीं करवा पाएंगे। तो हमने अब्दुल की शादी करवा दी और अब्दुल शादी के बाद कहीं और शिफ्ट होना चाहता है। वो अब यहाँ पे अपनी शॉप हमारे लिए और ज्यादा ऑपरेट नहीं कर पाएगा। समझ में आया आप सबको? तो बहुत दुख के साथ सबने अब्दुल को फेयरवेल दे दिया है और अब्दुल गोकुलधाम सोसाइटी से अपनी शॉप लेके चला गया है दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि अब उसकी एक फैमिली है, उसको लुक ओवर करना है, तो वो नहीं आपके लिए, वो आपको नहीं और ट्रीट कर सकता। ऐसा उसने सब मेंबर्स को बोला। उसने कहा हम कांटेक्ट में रहेंगे, बट मैं एक बार के लिए शॉप यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ और मैं अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। चलिए, अब देखिए अब क्या हुआ। जैसे ही अब्दुल वहां से चला गया तो डेफिनेटली न्यू ग्रोसरी शॉप तो हमें चाहिए होगी। तो न्यू ग्रोसरी शॉप के लिए पास के किसी एक वेंडर ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और गोकुलधाम सोसाइटी में आत्माराम तुकाराम भिड़े से परमिशन लेके अपनी शॉप वहां पे क्या कर ली? एस्टैब्लिश कर ली। अब इन्होंने अपनी शॉप एस्टैब्लिश तो कर ली, लेकिन 1 वीक के अंदर ही गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों को ये रियलाइज हुआ कि इनकी शॉप में जो सामान है वो मिलावट वाला भी है और प्लस ये जो सामान है ये थोड़ा सा हाई रेट में सेल आउट कर रहे हैं। सोडा पीने रोज जाते थे ना, तो उनको पता चला कि भाई ये जो सोडा है ये भी अच्छा नहीं है, प्लस रेट भी ज्यादा है। और जितने भी ग्रोसरी आइटम्स वो वहां से खरीद रहे थे, अब्दुल की शॉप, ये जो न्यू शॉप आई है यहाँ से वो लोग ग्रोसरी आइटम्स भी परचेज कर रहे थे, तो उनको पता चला कि सामान मिलावट वाला है। अब इन्होंने क्या किया सुनिए, एक सोसाइटी में मीटिंग रखी कि भाई हम सब दूर सामान लेने जाएंगे, लेडीज जाएंगी या हम जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, हम बिजी भी रहते हैं। तो ऐसे में क्यों ना हम सब मिल के एक सोसाइटी में ही छोटी सी हमारी सोसाइटी की शॉप सेट कर ले, जिसमें क्या किया जाएगा, कलेक्टिवली 1 मंथ का ग्रोसरी आइटम परचेज किया जाएगा। हम 1 मंथ का ग्रोसरी आइटम परचेज करेंगे
कोई 2 या 3 जने, जैसे सपोज भिड़े जी चले गए और सोडी चला गया, सोडी अपनी गाड़ी लेके चला गया भिड़े के साथ, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सारा ग्रोसरी आइटम एक साथ ले लिया और सोसाइटी के सभी मेंबर्स को मंथली जितनी भी उनकी नीड्स होती है, जो भी रेट पड़ी है उससे थोड़ा सा हाई, जैसे कोई चीज 100 रुपीज की आ रही है इन दोनों के पास, तो 100 की जगह इन्होंने म्यूचुअली बता दिया और 110 रुपीज केजी के अकॉर्डिंग उसको सेल आउट कर दिया, हल्के से प्रॉफिट मार्जिन पे। तो ये जो उन्होंने किया, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे ये 110 पे सेल कर रहे हैं, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि प्रॉफिट रख रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए अगर मार्केट की शॉप से वो लेते तो 100 वाली चीज उनको 140 पे मिलती। यहाँ उनको कुछ हल्का प्रॉफिट मार्जिन रखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो शॉप में सोसाइटी के किसी एक मेंबर को बिठाएंगे तो वो भी सैलरी तो रिसीव करेगा। वो शॉप में अगर किसी एक पर्सन को अथॉरिटी देगा कि आपको सामान जाके परचेज करके लाना है मंथली बेसिस पे, तो वो उसका एक्सपेंस तो लेगा। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस है इनको कवर अप करने के लिए थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन रखा जाता है, बट मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। अब क्या होगा, इस शॉप से सभी मेंबर सामान खरीद लेंगे, तो सामान भी बेस्ट क्वालिटी का आया, हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, प्लस हमें कुछ रेट में भी बेनिफिट मिल गया। तो इस तरीके की सोसाइटी जिसका ऑब्जेक्टिव था एक दूसरे की हेल्प करना, वही होती है। आप देखिए पोपटलाल कहता है मैं तो नहीं खरीदूंगा, आप मुझे 100 की चीज 110 में खरीद रहे हो, तो फिर आप कैसी हेल्प कर रहे हो, मैं नहीं परचेज करूंगा। तो ऐसे में हम इसको फोर्स नहीं कर सकते टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। ये कंप्लीटली उसके लिए ऑप्शन है, ये अगर चाहे तो सोसाइटी का पार्ट बने, चाहे तो ना बने, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इज इट ओके टू एवरीवन? इसको रीड करते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं ये। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलेंट्री इट इज एन वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प। मिनिमम मेंबर्स याद रखना है, यहाँ पे कम से कम 10 लोग होंगे तो ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी। अगर 10 मेंबर्स नहीं होंगे तो सोसाइटी नहीं बन पाएगी, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप काम नहीं कर सकते। और कैपिटल कौन देगा? सारे मेंबर्स देंगे। सारे मेंबर अपने अपने शेयर कैपिटल के नाम से क्या करेंगे? फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से लोन भी ले सकती है, बैंक इनको लोन फैसिलिटी भी देता है। चलिए, शो मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी तो हमें इसके फीचर्स भी पढ़ने हैं। वेल एंड गुड, सभी को समझ में आ गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? आगे बढ़ते हैं, देखिए नंबर 1, फीचर नंबर 1 वॉलेंट्री है, कंप्लीटली ऑप्शनल है। वी कांट फोर्स समवन टू जॉइन द सोसाइटी और लीव द सोसाइटी, ठीक है। हम कभी भी किसी को भी सोसाइटी में ऐड होने के लिए या सोसाइटी को लीव करने के लिए नहीं कहेंगे। कंप्लीटली लोगों के ऊपर ऑप्शन है, अगर कोई पार्ट बनना चाहता है तो भी वेल एंड गुड, और अगर कोई पार्ट नहीं बनना चाहता तो भी वेल एंड गुड। अगर कोई पहले ज्वाइन हो जाता है, उसको बाद में लगता है कि इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, तो वो लीव भी कर सकता है। In between the topic, I am not going to unmute you because class disturb होगी हमारी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप क्लास के बाद पूछें, ओके। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। The cooperative society is a voluntary association of person. Any person can join the society if he or she has common interest. For example, agricultural society बनी हुई है तो कोई भी फार्मर ज्वाइन कर सकता है। कंज्यूमर सोसाइटी बनी हुई है, कोई भी कंज्यूमर ज्वाइन कर सकता है। मेंबर कभी भी नोटिस देके सोसाइटी को सोसाइटी का पार्ट भी बन सकते हैं और सोसाइटी को लीव भी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट सिंपल सा, सबको क्लियर हुआ? आगे देखिए। There is no restriction on entry and exit of firm. They can join or leave the cooperative organization of their own will and wish. अपनी इच्छा से ज्वाइन भी कर सकते हैं, लीव भी कर सकते हैं। The membership is open to all the members irrespective of their caste, creed and religion. सबके लिए ओपन है, किसी भी कास्ट के लोग हों, किसी भी क्रीड के, किसी भी रिलीजन के लोग हों, सभी पार्ट बन सकते हैं। लीगल स्टेटस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसा है? 100% कंपल्सरी है। रजिस्ट्रेशन के बिना काम नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेशन के बाद इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक अलग पहचान होगी, यानी मेंबर्स अलग और कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग। बीकानेर में आपने नाम सुना होगा बजरंग दल, अलग अलग सेफ्टी पर्पस के लिए। हमारे यहाँ पे जो मेले हुआ करते थे
आपने मेले देखे हैं ना हमारे बीकानेर में, पूंजा सर्जी का मेला, रामदेव जी का मेला, बड़ी रौनक रहती थी, 2 साल पहले रहती थी। अब कोविड की वजह से सब कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इनके लिए इन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाने के लिए बहुत सारी सेवा समितिज बनी हुई है। तो वो क्या है, वो अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो क्या कर रही है, वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए काम कर रही है। अब देखिए, it can buy or sell property in its own name and can enter into the contract in its own name. अगर हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर दी एंड वी हैव गॉट इट रजिस्टर्ड, तो अब हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर रजिस्ट्रेशन उस सोसाइटी के नाम से कोई भी पेपर खरीद सकते हैं, उस सोसाइटी के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। यानी अब सोसाइटी की एक अलग आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वो सोसाइटी क्या करेगी, काम करेगी। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए आगे देखिए। आगे ये आपको बता रहे हैं, द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोल ट्रेडर में सोल ट्रेडर की डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गया, इनकेपेबल हो गया, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। पार्टनरशिप में भी एक बार के लिए तो बिजनेस लीगली एंड हो जाएगा, न्यू डीड बनानी पड़ेगी। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर जो है वो कर्ता बन जाएगा अगर सीनियर मेंबर की डेथ हो गई। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी भी मेंबर की डेथ, किसी भी मेंबर का छोड़ के जाना या किसी भी मेंबर का सोसाइटी में आना इस सोसाइटी की एग्जिस्टेंस को इम्पैक्ट नहीं करेगा। सोसाइटी वैसे ही चलती रहेगी बिना किसी प्रॉब्लम के। सोसाइटी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, किसी भी मेंबर की एग्जिस्टेंस कोई फर्क नहीं डालती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। लायबिलिटी कैसी रहेगी सबकी, लिमिटेड, यानी लॉस हो गया तो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं किया जाएगा, उनको सिर्फ उतना ही लॉस बियर करना है जितना कि उन्होंने फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया था, राइट। उसके अलावा उनको कोई भी लॉस बियर आउट नहीं करना है। कंट्रोल कौन करेगा, जनरली सभी के पास होते हैं पावर्स, बट काफी बार बहुत सारे मेंबर्स हो गए तो क्या किया जाएगा, इलेक्शन किए जाएंगे। इलेक्शन करके एक मीटिंग कमेटी सेट की जाएगी, सब मेंबर्स वोट करेंगे और वोट करके वो फाइनलाइज करेंगे कि भाई कौन पर्संस होंगे जो हमारी सोसाइटी के लीडर्स बनेंगे। अगर सपोज 50 मेंबर्स है या 100 मेंबर्स है, ऐसे में क्या किया जाएगा, हम इलेक्शन कर लेंगे, वोटिंग करवा लेंगे, पहले देख लेंगे कौन कौन इस पोजीशन पे आना चाहता है, फिर उनके लिए हम वोटिंग करवा के उनमें से जो जो जीतता है उसको सोसाइटी का मैनेजमेंट सारा उसको हैंड ओवर कर देंगे। और इस मैनेजमेंट के बदले में डेफिनेटली दे विल बी रिसीविंग सम पेमेंट। फ्री में नहीं मैनेज करेगा कोई भी, उनको पेमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस सोसाइटी का मेन मोटिव होता है टू प्रोवाइड द सर्विसेज। सब अपनी अपनी क्या देंगे, सर्विसेज देंगे। प्रॉफिट अर्निंग सेकेंडरी मोटिव है, ध्यान रखना, प्रॉफिट तो अर्न करना है बट सेकेंडरी मोटिव है, बिना प्रॉफिट तो ये भी नहीं चल सकता। नेक्स्ट, इक्वल वोटिंग राइट, सभी मेंबर्स के पास इक्वल वोटिंग राइट है। यानी अगर 1 पर्सन है तो वो सोसाइटी में एक बार वोट दे सकता है मेंबर को चुनने के लिए, चाहे आपने कितना भी पैसा लगाया हो। सपोज जेठालाल ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया और मैं बात करती हूँ कि भिड़े ने थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैनेजर चुनते टाइम जेठालाल को 2 वोट देने का राइट है और भिड़े को 1। नो, सबके पास इक्वल वोटिंग राइट है, सब एक ही वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए, द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ 1 मैन 1 वोट। एक पर्सन एक ही वोट देगा। All the members get only 1 voting right irrespective of the capital contributed by them. कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर ले, वोटिंग राइट तो उनके पास क्या रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे। आगे देखिए जरा, a person who has 1000 share and a person who has 10 shares will get only 1 voting right. एक ही वोटिंग राइट मिलेगा। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग और फीचर्स कर लिए हैं, बस हम मैरिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नंबर 1, इक्वल वोटिंग राइट। क्या ये एक बेनिफिट है कि हम सबको एक ही वोट देने का राइट है? तो ये तो बेनिफिट ही है कि कैपिटल बेसिस पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। नंबर 2, यू ऑलरेडी नो, लिमिटेड लाइबिलिटी इज ऑल्सो बेनिफिट। अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है तो ये ड्रॉबैक होता है, लेकिन लाइबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड है तो यानी ये मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। नंबर 3 देखिए, स्टेबल एग्जिस्टेंस। किसी भी पार्टनर की डेथ, किसी भी मेंबर की डेथ या किसी भी मेंबर की इंसॉल्वेंसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट नहीं करेगी।
हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेबल फॉर्म से कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट, इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। दिस पॉइंट इज अ बिट डिफरेंट। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को चलाना बहुत इकोनॉमिकल है, यानी कम खर्चे में काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जनरली सारी एक्टिविटीज मेंबर्स ही परचेज कर लेते, परफॉर्म कर लेते हैं, और जब मेंबर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो नॉमिनल सैलरी में काम कर लेते हैं। प्लस जब हम इसकी डीलिंग करते हैं तो हम रॉ मटेरियल्स या फिर गुड्स डायरेक्टली प्रोड्यूसर से परचेज करते हैं। हम मिडलमैन को नहीं लेते, होलसेलर और रिटेलर को अवॉइड करके डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास ही चले जाते हैं। तो उससे हमें कॉस्ट बेनिफिट मिलता है, हमें कम रेट पे सामान मिल जाता है। तो ये भी एक बेनिफिट है आपका। यहाँ पे इकोनॉमिकल वाला रीड कर रही हूँ आपके लिए। द ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज क्वाइट इकोनॉमिकल. The most of the activities are performed by members themselves, and while purchasing the goods or raw materials, middlemen are eliminated, so they can get raw materials and goods at low cost. Members middleman eliminate होते हैं तो बहुत ही low cost पे हमें सारा सामान मिल जाएगा। आगे, the cooperative organizations do not maintain large stock. Due to cash trading, there are no bad debts and there is saving in advertising and selling expenses also. क्या कह रहे हैं ये कि लार्ज स्टॉक भी मेंटेन नहीं करने इनको, कैश में सारी ट्रेडिंग हो रही है, तो बेड डेब्ट्स भी नहीं रहेंगे। बेड डेब्ट्स आपको पता है ना, अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा है बेड डेब्ट्स क्या होता है। तो ऐसे में इनको कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करनी, कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि सारा सामान इनको अपने मेंबर्स को ही तो देना है, तो मेंबर्स को ऐड करके बताने की जरूरत नहीं है। अब आज के लिए हम ये 4 पॉइंट्स तक डिस्कशन करके छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके 3 रिमेनिंग बेनिफिट्स को पढ़ेंगे। आप खुद भी रीड करके रखिएगा। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, इजी टू फॉर्म एंड ओपन मेंबरशिप। रीडिंग करते ही इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और डीमेरिट्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल का आपका ब्रेक है, अच्छे से एंजॉय करें। मेक श्योर यू हैव टू लर्न द चैप्टर। अभी आपकी स्टार्टिंग है, हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप आराम से डिस्कस कीजिए। डिस्कशंस हमेशा आपके लिए ओपन है। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।